वेलकम टू विनेश सर यूट्यूब चैनल। विनेश सर के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम 30 क्वेश्चन का सेट लाए हैं। 30 क्वेश्चन और सब क्वेश्चन अपने आप में लाजवाब शानदार है। तो हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर, लेकिन क्वेश्चन के ओर जाने से पहले मैं बता दूं कि मैं कुछ दिनों से सेट नहीं ला रहा था। तो हमारी कुछ मजबूरियां थी, तो उस मजबूरियां को देखते हुए मैं सेट नहीं ला पाया। इसके लिए काफ़ी मैं क्षमा चाहता हूँ, खेद है इसके लिए। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या ओजोन परत को नष्ट करता है? ओजोन परत को नष्ट करता है, ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और बताना है कि ओजोन परत को नष्ट कौन करता है। काफ़ी अपने में शानदार क्वेश्चन है, तो आपको बताना है सही आंसर। वीडियो को पॉज कर लीजिए तब आंसर दीजिए, ताकि आपको पता चलेगा कि आप कितना सही बनाए। ठीक है, तो इसका सही आंसर है क्लोरीन। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है? क्लोरीन। और जो बाकी 3 ऑप्शन है, जैसे कह रहा है कि क्या ओजोन परत को नष्ट करता है, ओजोन परत को नष्ट कौन करता है, तो क्लोरीन जो है से ओजोन परत को नष्ट करता है। बाकी 3 जो है से नहीं नष्ट करता है। इसके कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। देखिए, इसके फैक्ट्स हैं, जब क्लोरीन और ब्रोमीन परमाणु समताप मंडल में ओजोन के संपर्क में आते हैं, यानी जब ओजोन के संपर्क में आते हैं क्लोरीन और ब्रोमीन परमाणु, ठीक है, तो वे ओजोन अणुओं को नष्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? ओजोन अणुओं को नष्ट कर देते हैं। ओजोन अणुओं को क्या करते हैं? नष्ट कर देते हैं। ठीक, इसके बाद है कि कुछ और फैक्ट जान लेते हैं। एक क्लोरीन परमाणु स्ट्रेटोस्फीयर से हटाने से पहले 1 लाख से अधिक ओजोन अणुओं को नष्ट कर सकता है। क्या कर सकता है? 1 लाख से अधिक अणुओं को नष्ट कर सकता है। ठीक है, हम क्वेश्चन को जल्दी जल्दी बताते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी औपनिवेशिक काल में, हिस्ट्री से क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी औपनिवेशिक काल में भारत के व्यापार की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी? आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है डी। कौन? डी, कि निम्नलिखित में से कौन सी औपनिवेशिक काल में भारत व्यापार में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो निर्यात विशेषता। अब इसके कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। ठीक है, इसके फैक्ट्स हैं कि औपनिवेशिक काल के दौरान हमारे व्यापार की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता एक बड़े निर्यात अधिशेष की पीढ़ी थी। इस अधिशेष ने हमारी अर्थव्यवस्था को भारी लागत दी और घरेलू बाजार में कई वस्तुएं जैसे खाद्यान्न, कपड़े, मिट्टी तेल आदि उपलब्ध नहीं थे और ये सब पूरा हुआ। तो एक तरह से मतलब इसको विशेषता कर सकते हैं, तो ये विशेषता हुई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने किस भारतीय स्मारक का निर्माण किया था? यानी 1799 में महाराजा सवाई सिंह ने किस भारतीय स्मारक का निर्माण किया था? आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको बताना है। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है हवा महल। ठीक, हवा महल यानी हवा महल जो हवा महल बना था 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने उसका निर्माण किया था, उसको बनवाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए वही लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दिल्ली में लाल किला और जमा मस्जिद, देखिए आपको इससे पता चलता है दिल्ली में लाल किला, यानी इतना जानिए कि जो लाल किला है और जमा मस्जिद है वो दिल्ली में है। अब ये तो जान गए कि लाल किला जो है से कहाँ है, जमा मस्जिद कहाँ है, तो दिल्ली में है। अगर जो नहीं जानते होंगे जान लें। ठीक, जमा मस्जिद के शासन काल के दौरान वास्तुकला की उपलब्धियों के रूप में स्पष्ट करता है। यानी किसके शासनकाल में जो है दिल्ली में लाल किला और जमा मस्जिद का जो निर्माण हुआ, वो जो उपलब्धि का स्पष्ट रूप से वर्णन करता है, आपको बताना है। आपके पास 4 ऑप्शन है, इसका सही आंसर है शाहजहां। क्या? शाहजहां। शायद बहुत लोग जानते होंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम बताना है। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन है? एशिया की सबसे लंबी नदी, आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो मैं इसका सही आंसर बताना चाहता हूँ। यांगतीजी नदी, इसका पूरा नाम है एशिया की सबसे लंबी यांग टीसी क्यांग, इसका पूरा नाम है।
यांगटिसिकियांग एशिया की सबसे लंबी नदी है। अब पूछ देगा कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है, तो विश्व की सबसे लंबी नदी है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन नदी है, नील नदी। कौन नदी, नील नदी। और पूछ दे क्वेश्चन कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो नील नदी। पूछ देगा कि दूसरी सबसे बड़ी लंबी नदी कौन है, तो अमेजन नदी, अमेजन, अमेजन। और देखिए एशिया की सबसे लंबी नदी, तो एशिया की सबसे लंबी नदी है, अगर विश्व के पूछ देगा तो नील नदी, और सेकंड स्थान पर अमेजन नदी है, और थर्ड स्थान पर जो है से यांगटिसिकियांग ये वाला आता है। क्या कौन आता है, यांगटिसिकियांग, जो इसका हम पूरा नाम बताए हैं। तो यांगटिसिकियांग जो है तीसरे नंबर पर आता है और एशिया में पहले स्थान पर आता है। और नील नदी सबसे लंबी नदी है, और सबसे लंबी नदी सेकंड में बोलेंगे तो अमेजन नदी है, ठीक है। और थर्ड में एशिया की सबसे लंबी नदी यांगटिसिकियांग नदी, ठीक है। और अगर चौड़ी नदी कह दे तो चौड़ी नदी विश्व की सबसे चौड़ी नदी अमेजन नदी है। क्या, देखिए सबसे लंबी नदी नील नदी, सबसे चौड़ी नदी विश्व की अमेजन नदी, लेकिन सबसे लंबी सेकंड लंबी नदी अगर देखा जाए तो अमेजन हो जाता है, ठीक है। इस बात को याद रखिए, ध्यान से सुनिए, हम जो जो बात बोल रहे हैं वो ध्यान से सुनिए। नील नदी जो है सबसे लंबी नदी है, सेकंड में सबसे लंबी नदी विश्व की अमेजन नदी, और तीसरी सबसे लंबी नदी तो एशिया की विश्व की तो यांगटिसिकियांग नदी, ठीक है। लेकिन अगर एशिया की सबसे लंबी नदी कहे तो यांगतिजी नदी, यानी इसका पूरा नाम है यांगटिसिकियांग, ठीक है। देखिए यही सब लिखा हुआ है, आपको ऐसा याद करना है तो कम से कम ये याद कर लीजिए, 6300 किलोमीटर है यांगटिसिकियांग नदी की लंबाई, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा में यमुना नदी के किनारे अपनी पत्नी मुमताज महल के लिए ताजमहल का निर्माण किसने करवाया। शायद सभी लोग जानते होंगे हमारे समझ से, लेकिन अगर नहीं जानते होंगे तो आंसर दीजिए, आप अपने मन में आंसर दीजिए या कॉपी पर लिखिए, जो करना है सो कीजिए, ठीक है। इसका सही आंसर है शाहजहां। क्या, शाहजहां इसका सही आंसर है। शायद सभी लोग जानते होंगे शाहजहां इसका सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं था, लेकिन अगर इनको नहीं आता है उसके लिए बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी नदी अधिकतम देशों से गुजरती है। देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह के ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एनटीपीसी में। कौन सी नदी अधिकतम देशों से होकर गुजरती है, तो आपका सही आंसर है कौन, डेन्यूब नदी। कौन, डेन्यूब नदी। इसके कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। डेन्यूब नदी वह नदी है जो अधिकतम देशों से गुजरती है। अब अधिकतम देश में है ऑस्ट्रिया, हंगरी, रोमानिया, बुल्गारिया, क्रोएशिया, सर्बिया, स्लोवाकिया। तो अधिकतम देश से होकर एक ऐसी नदी डेन्यूब है जो अधिकतम देश से होकर गुजरती है। तो याद रखेंगे कि अधिकतम देश से होकर कौन सी नदी गुजरती है, तो कौन सी नदी, डेन्यूब नदी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये काफी लोग जानते होंगे, खाली जगह क्वेश्चन है, खाली जगह को एक्सरे की खोज के लिए 1901 में भौतिक का पहला नोबेल पुरस्कार मिला। तो भौतिक का पहला नोबेल पुरस्कार किसे मिला एक्सरे की खोज के लिए, तो रोएंटजन जी को, विलियम रोएंटजन, ठीक है। इसमें कुछ खास है नहीं, याद रख लीजिएगा 1901 में भौतिक का पहला नोबेल पुरस्कार मिला। आता है क्वेश्चन कब मिला, तो 1901 में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर एक बड़े क्षुद्र ग्रह के टकराने से डायनासोर विलुप्त होने का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। आपको बताना है, आपके समय स्टार्ट होता है, आप बताइए, इसका रिप्लाई दीजिए। तो इसका सही आंसर है आपको लुइस अल्वारेज। पृथ्वी पर एक बड़े क्षुद्र ग्रह के टकराने से डायनासोर के विलुप्त होने का सिद्धांत, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको संस्था में मत लीजिए। पृथ्वी पर एक बड़े क्षुद्र ग्रह के टकराने से डायनासोर के विलुप्त होने का सिद्धांत किसने दिया, लुइस अल्वारेज। किसने दिया, लुइस अल्वारेज। इसका कुछ फैक्ट जान लेते हैं। देखिए डायनासोर की मौत के लिए सबसे प्रसिद्ध सिद्धांतों में एक अल्वारेज परिकल्पना है, जिसका नाम पिता पुत्र डुओ लुइस और वाल्टर अल्वारेज, यानी पिता का नाम डुओ लुइस और पुत्र अल्वारेज, यानी अल्वारेज जो
विलुप्त होने का सिद्धांत दिया अल्वारेज, इनका पिता का नाम डू लुइस था, के नाम पर रखा गया। 1980 में इन दो वैज्ञानिकों की इस धारणा का प्रस्ताव रखा कि एक उल्का पिंड का आकार 66 मिलियन पहले पृथ्वी पर आया, जिससे वायुमंडल गैस, धूल और मलबे से भर गया, जिसने जलवायु को बहुत बदल दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके शासनकाल के दौरान आर्किटेक्टिंग कहा जाता था और विश्व इस मुगल साम्राज्य की कला और संस्कृति के अनूठे विकास का साक्षी है। देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतना साधारण क्वेश्चन नहीं है। देखिए आर्किटेक्ट किंग, क्या आर्किटेक्ट किंग आ जाएगा क्वेश्चन। आर्किटेक्ट किंग जो है से किसे कहा जाता है, किसके शासनकाल के दौरान हुआ था, तो आर्किटेक्ट किंग और इस विश्व इस मुगल साम्राज्य की कला और संस्कृति के अनूठे विकास का साक्षी है। तो इसका सही आंसर क्या है आपको बताना है। इसका सही आंसर है शाहजहां। क्या? शाहजहां। इसके कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। ठीक, इसके फैक्ट्स हैं शाहजहां के शासनकाल के दौरान मुगल साम्राज्य अपने चरम पर था। यह लगभग 100 वर्षों के अद्वितीय समृद्धि और शांति का कारण था। परिणाम स्वरूप इस शासन के दौरान दुनिया के मुगल साम्राज्य की कला संस्कृति अद्वितीय विकास को देखा। शाहजहां को वास्तुकार राजा कहा जाता है। शाहजहां को वास्तुकार राजा। अब एक और क्वेश्चन आ गया, वास्तुकार राजा किसे कहा जाता है? शाहजहां को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? शाहजहां। तो दो फैक्ट्स आ गए, एगो आर्किटेक्ट किंग तो शाहजहां और वास्तुकार राजा तो शाहजहां। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1608 में कैप्टन विलियम्स हॉकिंस को सूरत में कारखानों खोलने की अनुमति लेने के लिए किस सम्राट को दरबार में भेजा था? यानी ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस को सूरत के कारखाना खोलने के लिए जो भेजा गया था दरबार में, तो किसके दरबार में भेजा गया था आपको बताना है। आपको सही आंसर है जहांगीर। कौन? जहांगीर। ठीक है, इसके कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। 1608 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने शाही संरक्षण के कैप्टन विलियम्स हॉकिंस को मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा था। वह कंपनी भारत के पश्चिमी तट के विभिन्न स्थानों पर अपने कारखाना स्थापित करने के लिए शाही अनुमति प्राप्त करने में सफल रहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। आपको बताना है कि भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। ये शायद सभी लोग जानते होंगे। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। कौन थे? सुकुमार सेन। और अभी वर्तमान में कौन है? आपको कमेंट में बताना है कि भारत के वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। ठीक है, हम आपको नहीं बताएंगे, आपको कमेंट में बताना है। देखते हैं, और जो वीडियो देख रहे होंगे वो जरूर इस कमेंट का जवाब देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बस वही सब लिखा हुआ है। सुकुमार सेन जो है तो क्या थे? सिविल सेवक थे। ध्यान में रखिएगा, सिविल सेवक थे जो पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। ठीक है, और इसमें कुछ खास है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य का अनुमानित व्यास पृथ्वी के व्यास का कितना गुना है? सूर्य का अनुमानित व्यास पृथ्वी के व्यास का कितना गुना है? तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 109 गुना। क्या? 109 गुना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वही सब है क्वेश्चन। यह पृथ्वी के व्यास का लगभग 109 गुना है। ठीक, और सूर्य का वजन पृथ्वी के लगभग इकाई दहाई सैकड़ा हजार दशहजार लाख यानी 3,33,000 गुना अधिक है। सूर्य का जो वजन है पृथ्वी से लगभग यानी पृथ्वी से इतना गुना अधिक है। ठीक है, और इसमें तो कुछ खास है नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत के सबसे पश्चिमी स्थान का नाम बताना है। भारत के सबसे पश्चिमी स्थान का नाम बताना है। भारत के सबसे पश्चिमी स्थान का नाम क्या है? जो देखिए, पश्चिमी स्थान जो गुजरात में है, इसको नाम थोड़ा सा लगता है कि टाइप में गलती हो गया है। इसको घूमर मोती बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घूअर मोती बोलते हैं।
ठीक है। तो भारत के सबसे पश्चिमी स्थान का नाम क्या है? घुवर मोती, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए वही लिखा हुआ है, भारत का पश्चिमी बिंदु बोले थे कि गुजरात में है, गुजरात के कच्छ में है घुवर मोती, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत के सबसे छोटे जिला का नाम बताना है। भारत के सबसे छोटा जिला, भारत के सबसे छोटा जिला का नाम बताना है। भारत के सबसे छोटा जिला का नाम, आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, उसके बाद बताइए। माहे जो है से छोटा जिला है, क्या है? माहे छोटा जिला। इसका कुछ फैक्ट जानते हैं। माहे जो है से पुदुचेरी में है। पुदुचेरी के माहे के क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे छोटा जिला यानी 9 किलोमीटर मात्र है। कितना है? 9 किलोमीटर मात्र है, ठीक है। जबकि गुजरात का कच्छ, कच्छ जो है से क्या है? बड़ा जिला है, 45,652 किलोमीटर है। देखिए छोटा जिला बड़ा जिला में कितना किलोमीटर का अंतर है, से देख रहे हैं ना, तो काफ़ी अंतर है। छोटा जिला जो है से पुदुचेरी में है 9 किलोमीटर, और बड़ा जिला गुजरात के कच्छ जिला जो 45,652 किलोमीटर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। गुवाहाटी शहर का ऐतिहासिक नाम क्या है? देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अच्छे अच्छे लोगों को जो नहीं जाना है तो छका देगा एक क्वेश्चन। तो गुवाहाटी शहर का ऐतिहासिक नाम क्या है? प्रयाग ज्योतिषपुर। क्या नाम है? प्रयाग ज्योतिषपुर। नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। देखिए एक बार प्रयाग ज्योतिषपुर, पूर्व का प्रकाश इसको के रूप में जानते हैं। गुवाहाटी का नाम असमिया शब्द गुवा से लिया गया है। क्या से लिया गया है? असमिया शब्द गुवा से लिया गया है। असमिया शब्द गुवा से लिया गया है, जिसका अर्थ अक्का, अखरोट और हाट। और अक्खा अखरोट नहीं समझ में आ रहा तो इसका अर्थ होगा बाजार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में कौन उत्तर भारत चार धाम यात्रा का हिस्सा नहीं है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन इधर उधर हो गया, सॉरी इसके लिए, ठीक है। हाँ क्वेश्चन आ गया आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन भारत में चार धाम यात्रा नहीं है? यानी तीन जो है से चार धाम यात्रा है और एक जो है से चार धाम यात्रा नहीं है, ठीक है। आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है वैष्णो देवी। वैष्णो देवी जो है से चार धाम यात्रा नहीं है। इसमें बहुत से लोग कंफ्यूज कर जाएंगे। वैष्णो देवी जो है से चार धाम यात्रा नहीं है, और बद्रीनाथ, गंगोत्री, केदारनाथ ये सब चार धाम यात्रा है, ठीक है। इससे कुछ फैक्ट्स है। महान हिमालय की निर्मल ऊंचाइयों के बीच बसे चार तीर्थस्थल यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। यानी वैष्णो देवी नहीं है कौन कौन? यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा निर्मित सबसे पुराने बंदरगाह का नाम बताइए। सबसे पुराने बंदरगाह का नाम बताइए। तो सभी लोग जानते होंगे शायद, कोलकाता जो है सबसे पुराना बंदरगाह है, फर्स्ट बंदरगाह है। ब्रिटिश उसी समय का था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब थी उसी समय का भारत के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा निर्मित, उसी समय ब्रिटिश लोग उसको बनाए थे। तो कोलकाता जो है सबसे पुराना और पहला बंदरगाह है, ठीक है। ये सब कुछ फैक्ट्स दिए हुए हैं जो आप लोग देख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? खादी और ग्रामोद्योग किस वर्ष पारित किया गया? किस वर्ष पारित किया गया? इसका सही आंसर है 1956। इसे कुछ फैक्ट जान लेते हैं। खादी और ग्रामोद्योग एक संविधिक निकाय है जिसका गठन 1957 में आरटीआई के अनुसार संसद के अधिनियम खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम 1956 के तहत किया गया था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। 1928 में अंग्रेजों के खिलाफ गुजरात के बारदोली के स्थानीय किसानों के आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? आपके पास चार ऑप्शन है। इसका सही आंसर है जवाहरलाल नेहरू। क्या? जवाहरलाल नेहरू है। 1928 में अंग्रेजों के खिलाफ गुजरात के बारदोली में स्थानीय किसान आंदोलनों का नेतृत्व किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने किया था, ठीक है। इसके नहीं सॉरी, आपका सही आंसर सरदार वल्लभ भाई पटेल है होगा। 1928 में अंग्रेजों के खिलाफ गुजरात बारदोली के, वैसे भी जानिए बारदोली के नेता कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल,
ठीक है, इसके कुछ फैक्ट जान लेते हैं। बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था। ये ध्यान रखिए कि बारदोली सत्याग्रह जो है 1928 ईस्वी में हुआ था। ये जो बारदोली किसानों के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने करों के अन्यायपूर्ण उठाने के खिलाफ जो आवाज़ उठाए थे उसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी इरविन समझौते निम्नलिखित में से कौन सी शर्त रखी गई थी? ठीक है, तो आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है, कौन सी शर्त नहीं रखी गई थी आपको बताना है। तो ये जो खादी उत्पाद से कर वापस लेने की शर्त, ये जो ऐसा शर्त नहीं था, एक गलत लिखा हुआ है। आपको बता दें ये 4 शर्त कौन कौन था। तो देख लीजिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लेना एक शर्त था। शांतिपूर्ण पिकेटिंग की अनुमति दी गई थी कि लेकिन विदेशी सामानों के बहिष्कार के लिए पिकेटिंग के कानून द्वारा अनुमति सीमा से परे अनुमति नहीं दी जानी थी। ठीक है, और नेक्स्ट है राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना। ठीक है, ये सब जो था गांधी इरविन समझौता का प्रस्ताव था। और गैर कानूनी रूप से संघों को घोषित करने वाली अधिसूचना को वापस लिया जाना था। ऐसा गांधी इरविन समझौते के प्रमुख प्रावधान थे। ठीक है, सब प्रमुख प्रावधान देख लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का अनुच्छेद किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग को संसद और राज्य विधानसभाओं को चुनावों की निगरानी की शक्ति देता है? आपका ऑप्शन है, आपका सही आंसर है 324। शायद ये बहुत से लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो जान लीजिए कि भारत के संविधान के 324 अनुच्छेद में चुनाव आयोग को संसद और राज्य विधानसभा के चुनाव की निगरानी करने का शक्ति है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वही सब दिया हुआ है कि संविधान के अनुच्छेद 324 का प्रावधान है कि संसद, राज्य विधानसभा भारत के राष्ट्रपति कार्यकाल और भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन की दिशा निर्देशन और नियंत्रण चुनाव आयोग के निहित होंगे, यानी उसी के निहित होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी हमारे समझ से हल्का क्वेश्चन भी है। राजतरंगिणी के लेखक कल्हण है। कौन है? कल्हण है। ठीक है, इसके कुछ फैक्ट्स हैं। कल्हण एक कश्मीरी हैं। राजतरंगिणी जो किंग्स नदी के लेखक हैं, जो कश्मीर के इतिहास का लेखा जोखा है। 1148 से 49 के बीच संस्कृत के काम में लिखा था। ठीक है, ये तो आप लोग भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य संबंधों का उल्लेख किया गया है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य संबंधों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, इसका सही आंसर है भाग 11। कौन? भाग 11। अगर अनुच्छेद पूछेगा तो 245 से 255। ठीक है, वही सब लिखा हुआ है, केंद्र राज्य संबंध भाग 11 अनुच्छेद 245 से 255। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किसी राज्य उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी आपको बताना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। फिर गड़बड़ हो गया, 1 मिनट। ठीक है, बताना है। हाँ, क्वेश्चन आ गया, भारत के किस राज्य उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? ठीक है, पहली महिला मुख्य न्यायाधीश, तो इसका सही आंसर है लीला सेठ। कौन? लीला सेठ। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जरूर याद रख लीजिएगा। ठीक है, लीला सेठ जो है से दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी और 29 अगस्त 1991 को एक राज्य उच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला है। तो अगर कोई क्वेश्चन अपने आप में पहला आ जाता है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो इसका सही आंसर आपको बताना है। वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसका सही आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर है आपको अनुच्छेद 124 के 2, यानी इसको ख भी कह सकते हैं या 2 भी कह सकते हैं। तो
इसका है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश संविधान के अनुच्छेद 124 के खंड 2 के तहत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। यानी सर्वोच्च न्यायालय जो नियुक्त किया जाता है वो सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 124(2) के तहत 124(2) के तहत नियुक्त किया जाता है। ठीक है, अनुच्छेद से बहुत सारे क्वेश्चन एनटीपीसी में आ रहे हैं तो उसको जरूर देख लीजिएगा। जैसे कि भारत का प्रधानमंत्री का पद, भारत के राष्ट्रपति का पद, उनका शपथ किस अनुच्छेद से लिया गया है, ये सब क्वेश्चन बताना संभव नहीं है। स्वदेश दर्शन योजना का उद्देश्य पूरे भारत में अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देना है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटन मंत्रालय की योजना के अंतर्गत 13 विषयगत सर्किट में एक नहीं है? यानी इनमें से एक जो है से नहीं है। तो आप जान जाइए कि जो महाभारत सर्किट है वो इस योजना के तहत नहीं है। डेजर्ट सर्किट, रामायण सर्किट, ट्राइबल सर्किट, ये सब जो है क्वेश्चन आप ध्यान से सुनिए। स्वदेश दर्शन योजना का उद्देश्य पूरे भारत में अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देना है। तो उसको बढ़ावा देने के लिए जो ट्राइबल सर्किट, रामायण सर्किट और डेजर्ट सर्किट है वो जो 13 को उस तरह का पर्यटन सर्किट को चुना गया है, जिसमें से 3 सर्किट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए बने कॉलेजियम के प्रमुख भारत के होते हैं। कौन होते हैं आपको बताना है। ठीक है, आपको बताना है, आपके पास ऑप्शन है, थोड़े समय लेकर बताइए। तो इसका मुख्य न्यायाधीश होगा, कौन होगा? देखो क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए बने कॉलेजियम का प्रमुख भारत के कौन होता है? मुख्य न्यायाधीश होता है। और उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ना होता है, मुख्य न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। दिल्ली के लाल किला और जामा मस्जिद खाली जगह के शासनकाल के दौरान वास्तुकला की बड़ी उपलब्धियां हैं। ये शायद क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, डबल क्वेश्चन, सेकेंड बार भी लगता है कि आ गया, डबल टाइपिंग हो गया है एक ही क्वेश्चन। अब तो इस क्वेश्चन को तो आप लोग जान ही रहे होंगे, तो इसका सही आंसर सभी लोग जान रहे होंगे कि शाहजहाँ होगा। दिल्ली के लाल किला और जामा मस्जिद का निर्माण किसने करा था? शाहजहाँ। तो उसी के शासनकाल में ये सब उपलब्धि जो ऐसे हुआ था। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है कि हुमायूं का उत्तराधिकारी खाली जगह निर्वासन में पैदा हुआ था और जब वह केवल 13 वर्ष का था तभी उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। वह कौन सा शासक था? आपको बताना है, जो हुमायूं का उत्तराधिकारी था। ठीक है, इसका सही आंसर आप लोग सोच लीजिए, बताइए। इसका सही आंसर है अकबर। कौन? जो अकबर था, हुमायूं का उत्तराधिकारी अकबर था, जो पैदा हुआ था तो जब वह केवल 13 वर्ष का था तभी उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। ठीक, तो एक 30 क्वेश्चन का सेट हो गया। अब आपको बताना है कि बताना क्या है। अब तो इस सेट के बाद करीब करीब 1-2 दिन गैप हो सकता है, लेकिन सेट जो है से करीब करीब आएगा ही, तो इसके लिए चिंता नहीं करना है। कभी कभी सेट हम लाएंगे और जो भी क्वेश्चन लाएंगे समय लेंगे, लेकिन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे। ठीक है, तो इसी के साथ रखते हैं, विदा लेते हैं। नमस्कार, जय हिंद।